चलो बच्चों, तो ये लास्ट टॉपिक है कॉस्ट वाले चैप्टर का। ठीक है, छोटा सा वीडियो आएगा 20-25 मिनट का, इसको खत्म कर देना। अब मैं आपका इसमें ना रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। पहला कंसेप्ट क्या है बच्चे? पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन में जब बिजनेसमैन इज नॉट एबल टू चेंज इट्स फिक्स फैक्टर्स, वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर को जब बिजनेसमैन चेंज करेगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एवरेज कॉस्ट है जो रिकवर हो सकते हैं, जो रिकवर नहीं हो सकते, कौन कौन से कॉस्ट हमको बियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले लिखा है एएफसी। बेटा एएफसी का मतलब होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। मतलब कि अगर आपके पास में एक मशीन है, ठीक है, इसका टोटल फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए है, तो इसमें लॉजिक ये है कि कितना, ध्यान देना, कितना यूनिट बनाने पर, कितना पर यूनिट बनाने पर वो कॉस्ट रिकवर होगा, एवरेजली यूज होगा, है ना। छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। 1 लाख रुपए का इसका टोटल फिक्स कॉस्ट है। आपने अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, इस पे 1000 यूनिट बना लिए। 1 लाख की मशीन पर आपने कितने यूनिट बना लिए मेरे बच्चों, जल्दी बताइए? 1000 यूनिट। तो इसका और एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 100 रुपए। यानी एक यूनिट बनाने पे आपको कितने रुपए लग रहे हैं? 100 रुपए। तो ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसको क्वांटिटी से आउटपुट करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इस बात से आप एग्री करते हो ना कि जैसे जैसा आपका आउटपुट बोलो बढ़ेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए का, वो क्या होगा बच्चे? रिकवर होगा। क्या होगा? रिकवर होगा। और इसी को हम लोग कौन सा स्लोप बोलते हैं बच्चों? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है ना? बट ये कभी एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, एवरेज तो स्पेशली जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ओके बच्चों। और ये कभी फिक्स एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। ये यू शेप नहीं होता। जैसे नॉर्मली जितने भी कर्व्स होते हैं एवरेज के, वो हमेशा क्या होते हैं? यू शेप। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोल भी बोलते हैं। एक तो हाइपरबोलिक कर्व है और ये रेक्टेंगल्स पे बनता है। ये ऐसे रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स दिख रहा है? ये हुआ पहला। ये एकमात्र एवरेज कर्व है मेरे बच्चे, मेरे लाल, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स है ना, यू शेप नहीं है। लॉजिकली समझाया। फिर है बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत इजी है। आपका मान लेते हैं आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, मतलब टोटल वेरिएबल मतलब लेबर पे खर्चा, रॉ मटेरियल पे खर्चा, जितना भी लगा, अज्यूम कर लेते हैं 1000 रुपए लगा, तो पर यूनिट पे कितना लगेगा, मतलब एवरेज वेरिएबल कितना होगा। तो जैसे 1000 रुपए आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट था और आपने 100 यूनिट उस पर बनाए। क्लियर है ना? 1000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पे आपने कितनी यूनिट्स बनाई बच्चों? तो एवरेज वेरिएबल कितना हो जाएगा पर यूनिट पर? बताइए, 10 रुपए। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टीवीसी अपॉन क्यू। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेगा मेरे बच्चे? हम लोग टीवीसी को ढूंढेंगे और टीवीसी को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। क्लियर है क्या यहाँ तक? कम ऑन गाइस। और अगर आपको टीवीसी निकालने बोला है ना, और आपको एबीसी दिया हुआ है, तो उसको क्वांटिटी से क्या कर दोगे आप? इनटू कर दोगे। फॉर एग्जांपल 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1000। यहाँ पर वही होगा बच्चों, अगर एएफसी दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है, तो इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? टीएफसी। सही है। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो बोलो, एएफसी प्लस एबीसी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा एक चीज, एवरेज वेरिएबल में क्या लिखा है? पहले वेरिएबल कॉस्ट पहले गिरता है, फिर अपने मिनिमम पे आता है, फिर राइज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। शॉर्ट रन में याद है आपको कि जो हम एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे थे, याद आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत भी रिकॉल हो रही है बच्चे चीजें? एक्स्ट्रा जो हमने लेबर लगाने की कोशिश की थी, तो जैसे जैसे हमने एक्स्ट्रा लेबर लगाया, अपन जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, हमने जैसे जैसे एक्स्ट्रा लेबर, तो इनिशियली लेबर का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर अपने मिनिमम पे आया और फिर आगे जाके बढ़ने लगा। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स, है ना। और ये ऑप्टिमम, सबसे मिनिमम। याद होगा आपको यू शेप। तो ये यू शेप कर्व है, पहले गिरा, फिर अपने मिनिमम पे आया, फिर बढ़ने लगा। गिर रहा है मतलब बोलो बच्चों इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मिनिमम पे आया है मतलब अपने मिनिमम पॉइंट पर यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न खत्म होंगे, फिर आएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और फिर बाद में काय में क्या आता है? निगेटिव रिटर्न्स। एवरेज टोटल कॉस्ट ये भी यू शेप्ड है। ये फॉर्मूले दिए रहेंगे, ये दोनों दिए रहेंगे तो प्लस कर देंगे, नहीं तो टीसी अपॉन क्वांटिटी से निकाल लेंगे।
ये भी वही है बच्चों, पहले गिरता है, मिनिमम पे आता है, फिर बढ़ता है। सर कारण क्यों है इसके पीछे? बिकॉज एवरेज टोटल कॉस्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको बोलना नहीं है। और एक और चीज है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है, और दोनों ही गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं दोनों? बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट किस तरह जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सही है ना? और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किधर जा रहा है? पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर अपवर्ड। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना? तो एटीसी इज नथिंग बट, बोलो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ, अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया एएफसी जो रिकवर हो रहा है प्रोडक्शन बढ़ने पर, एग्री? बोलो बच्चों, ये हो गया आपका एवीसी, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले फॉल, फिर अपने मिनिमम पे, और फिर इंक्रीज होने लगेगा। और एक होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, जो इन दोनों का क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन है। तो कई बार बच्चे बोलते भी है कि सर ये यू शेप क्यों है? क्योंकि इसका ज्यादा इंपैक्ट किस पे होता है? इसका वेरिएबल पे होता है, वेरिएबल का, इसलिए वो टोटल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल के हिसाब से रिएक्ट करता है, बोलना मत आप लोग। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है मेरे बच्चे? चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा, और चेंज इन आउटपुट, इन दोनों के चेंज को हम डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है? एक और फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब एडिशनल, शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? लेबर। क्या लिखा है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट, ये भी फॉर्मूला है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है बच्चे? यू शेप होता है। क्या होता है? यू शेप, भूलना नहीं है आपको, ओके? यू शेप। यू शेप कैसे होता है? हमने अगला इसको पढ़े थे, ये भी वेरिएबल प्रोपोर्शन जैसे ही है। एडिशनल लेबर का पहले कॉस्ट क्या होता है बच्चों? गिरता है, फिर वो मिनिमम पे आते हैं, फिर वो बढ़ता है। लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, और है ना, नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं, ये भूलना मत है। ये भी, बट ये बहुत तेजी से गिरता है, तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से गिरता है और तेजी से बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर? देखो, मार्जिनल को ध्यान देना, तेजी से गिरा, इसका मिनिमम पहले आता है, ये एबीसी को बोलो उसके मिनिमम पे कट करता है, और बहुत तेजी से बढ़ता है। तो बढ़ता है तो वो ग्रेटर देन एबीसी हो जाता है, दिख रहा है? चाहे कट करेगा वो एटीसी का मिनिमम होगा, दिख रहा है? एटीसी का मिनिमम, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? ये पूरे रिलेशनशिप्स लिखे हुए भूलना मत। एएफसी कैन नेवर बिकम जीरो, एबीसी इनिशियली डिक्लाइन, फिर बाद में इंक्रीज। पता नहीं सब ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एपीटीपीएमपी वाला जो लॉ था, क्लियर? अब आ जाओ रिलेशनशिप, तो ये तो इजी है, जब आउटपुट बढ़ेगा तो ये गिरेगा, एवरेज कॉस्ट, ये तो सिंपल है। और जब आउटपुट इनिशियली, देखो दिख रहा है इनिशियली, ये इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट पर आपने देखे होंगे एमसी कम है और एबीसी उससे ज्यादा है। क्या लिखा है? एमसी इज लेस देन एसी, मिला? फिर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा तो फिर क्या होता है बच्चे? और आउटपुट बढ़ रहा है ना, तो देखो क्या हुआ है, एमसी इज इक्वल टू एसी। एमसी नहीं याद है? ऊपर कट किया एसी को, देखो यहाँ कट किया, यहाँ पर कट किया, है ना, मिनिमम पे उसके, क्लियर है? और आउटपुट बढ़ेगा अगर, अब तो वेरिएबल प्रोपोर्शन का निगेटिव रिटर्न वाला आ गया है, तो जो एमसी है वो क्या होने लगता है बेटा? बहुत तेजी से ऐसे ऊपर जाने लगता है, और ये एबीसी है, मतलब ये एमसी जो है ये एबीसी से बड़ा हो गया है, या बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, लेगा ग्रेटर देन, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा लग रहा है एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में, ज्यादा पैसे लग रहे हैं एक्स्ट्रा लेबर के लिए। इस पे क्वेश्चन अपने को आ सकता है। ये रिलेशनशिप है, भूलना नहीं है आप लोगों को, है ना, ईटीसी और एमसी की। इनिशियली ये ज्यादा रहेगा, फिर ये इक्विलिब्रियम में आएंगे, फिर एमसी ज्यादा हो जाएगा। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब आपके पास इतना समय है कि आप अपने लेबर, मतलब अपने वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर दोनों को चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी है बेटा, पढ़ने में मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना? ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और इसको समझने में भी बहुत मजा आता है। देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, यानी यू आर एबल टू चेंज बोथ योर वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, इतना तो क्लियर है। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको हम एलएसी के नाम से भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो आउटपुट है, बोलो बेटा, जो आउटपुट है और जो लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डेफिनेटली इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, ये लॉजिक है इसके पीछे।
यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों ही चेंज होने वाले हैं लॉन्ग रन में। जब हमारे पास इनफ टाइम होता है तो हम लोग लेबर को भी इंक्रीज करते हैं, लैंड को भी इंक्रीज करते हैं, मशीन्स को भी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, जितने भी फैक्टर्स है सब वेरिएबल है, सब चेंज होने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो क्या लिखा है इसमें। इसको हम लोग लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मेथड भी बोलते हैं, ध्यान देना, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मेथड। एसी कभी हायर नहीं होता है, बिकॉज एक लॉजिक बताता हूँ बेटा। बिजनेसमैन को लॉन्ग रन में पता रहता है कि मुझे अपने फैक्टर्स को किस हद तक यूज करना है, तो वो कभी भी क्या करेगा, एक हद तक यूज करेगा, वो हद यहाँ खत्म हो जाएगी। वो कभी ऊपर लेके नहीं जाएगा, ऊपर लेके जा रहा मतलब वो बेवकूफ है। उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा 4 5 10 साल में कि भाई जो फैक्टर्स है वो मुझे नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे, तो मैं क्यों ऊपर जा रहा हूँ। तो डायग्राम पे फोकस करना बहुत ईजी है। लॉन्ग रन में आप बिना प्लानिंग के आगे तो नहीं जाओगे ना, प्लान करना पड़ेगा आपको अपने प्रोडक्शन को। इसको हम लोग प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। और लॉन्ग रन में बहुत सारे शॉर्ट रन होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। इसको हम प्लांट कर्व, छोटे छोटे प्लांट मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मुझे बताओ क्या, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए बेटा, क्या लॉन्ग रन में हम छोटी छोटी शॉर्ट रन यूज करेंगे? बिल्कुल सर, मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। आपने ये आउटपुट बनाया, तो आपने एक तरीका यूज किया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये आपका लॉन्ग रन है। आपने एक तरीका यूज किया शॉर्ट रन में, तो ये एक तरीका हुआ। तो अगर इस लॉजिक को देखें, SAC बोल देते हैं इसको, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1। और ये LAC, दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिजनेस कर रहे हो पिछले 10 साल से, तो आपने कितनी बार अपनी मेथड को अपग्रेड किया था? आप बोलोगे ना 4 5 बार। तो ये 4 5 बार को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लांट। ये प्लांट है, तरीका। ये आपका आउटपुट हुआ। अब इसको लॉजिकली देखें तो इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, इस पॉइंट पर आपका SAC तो मिनिमम है, मतलब शॉर्ट रन में तो आप मिनिमम पे आ गए हो, बट लॉन्ग रन में अभी भी आप काय पे हो बताओ बेटा? नेगेटिव स्लोप पे, मतलब अभी भी कॉस्ट गिर रहा है। तो LAC अभी भी फॉल हो रहा है, वो मिनिमम पे नहीं आया है ना। अब अपने आउटपुट को और बढ़ाएं। उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर ले ली, यहाँ। तो आपका एक और मेथड चेंज किया आपने, तो ये भी आपका SAC2 हो गया। तो शॉर्ट रन के मिनिमम पे हो, बट लॉन्ग रन अभी भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। लॉन्ग रन में कॉस्ट अभी भी आपकी मिनिमम पे पहुंचने की है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपने ये वाली मेथड को चूज किया, ये वाला प्लांट चूज किया, ये वाला शॉर्ट रन मेथड यूज किया, SA3। ये अब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सर इसको नाम दे दो पहले आप, यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ C दे दो। तो कैन वी से दिस बच्चों कि C पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं जो बोल रहा हूँ, C पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि SAC भी अपने मिनिमम पे है और LAC भी अपने मिनिमम पे है। देखो दोनों का मिनिमम दिख रहा है। अब आगे जाएगा क्या लॉन्ग रन में आदमी? आगे नहीं जाएगा ना, वो कोशिश करेगा मैं इसी प्लांट पर प्रोडक्शन करूँ। आगे जाएगा तो आप देखो, आप शॉर्ट रन में हो सकता है मिनिमम पे हो, बट लॉन्ग रन पे आप काय पे आ जाओगे बताओ? इंक्रीजिंग पे। तो मैं पागल थोड़ी ना हो जो आगे कई प्लान चूज करूंगा जब मुझे पता है कि वो लॉन्ग रन में मुझे नुकसान करने वाले हैं। मैं तो वो प्लान चूज करूंगा ना जो मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाले। तो मेरी पूरी बात सुनना। तो अगर आप बिजनेसमैन रहोगे, आप क्या करोगे, यहां तक आओगे ना, इसके आगे नहीं जाओगे। तब ये और ये प्लान चूज करोगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एल शेप। वो तो आपको समझाने के लिए बताया ना मैंने। इसको हम लोग बोलते हैं एल शेप, कि इसके आगे नहीं जाना है आपको लॉन्ग रन। देखो क्या लिखा है, ये दिख रहे डायग्राम बहुत सारे। ये ये जो एरो जा रहा है ना नीचे, मतलब ये जा रहा है, इसको बोलते हैं फॉलिंग पोर्शंस ऑफ LAC। इसको बोलते हैं राइजिंग पोर्शंस ऑफ LAC। तो हो सकता है आप शॉर्ट रन में मिनिमम पे हो, हर जगह दिख रहा है, कुछ समय के लिए आपका कॉस्ट कम हो रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में ना हो। तो हमें क्या देखना है कि वो SAC पर भी मिनिमम हो, मतलब शॉर्ट रन पे भी मिनिमम हो, और बोलो बेटा लॉन्ग रन पे भी मिनिमम हो। इस पे क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी आएगा। अब देख क्या लिखा उसमें। अपन ने LAC कैसे निकाला? जितने भी SAC थे सबको जोड़ दिया ना, एनवेलप के रूप में। एक एनवेलप जैसे दिख रहा है ना, कि ये पूरा एनवेलप है, उसके अंदर छोटे छोटे SAC है, इसको टेंजेंट भी कहते हैं। क्योंकि ये जो लॉन्ग रन है, ये देखो ना, इनके बैक को दिख रहा है, टेंजेंट के रूप में यूज हो रहा है। इसको हम लोग यू शेप कर्व कहते हैं। रिटर्न टू स्केल में आता है। रिटर्न टू स्केल पता है आपको? इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका उल्टा बना दूं बेटा? अगर मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा बताने के लिए आपको, बताइए मुझे, अगर आपका कॉस्ट कम होगा तो आपके रिटर्न बढ़ेंगे। कॉस्ट आपका कांस्टेंट हुआ तो रिटर्न भी कांस्टेंट हो गए। फिर कॉस्ट बढ़ने लगा तो रिटर्न भी क्या हो गए आपके, कम होने लगे। याद आ रहा है आपको? कुछ ऐसा डायग्राम था लॉन्ग रन में, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, उल्टी बोट। और ये ऐसी बोट आएगी, ऐसी ऐसी, फिर इसके अंदर छोटे छोटे जाएंगे। ठीक है, सही है। तो कौन सा वाला SAC हमको
बोलो कौन सा एसएसी चूज करेंगे हम लोग, उसका लोएस्ट पॉइंट देखेंगे कि लॉन्ग रन का देखेंगे, लॉन्ग रन का वो वाला एसएसी चूज करेंगे जो लॉन्ग रन में भी मिनिमम है। काय में बेटा, लॉन्ग रन में भी मिनिमम दिख रहा है ना। ये देखो ये टेंजेंट है, सबके मिनिमम को कट कर रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर अब ये फॉलिंग पोर्शंस ऑफ एलएसी, राइजिंग पोर्शंस ऑफ एलएसी दिख रहा है। फॉलिंग पोर्शंस ऑफ एसएसी कर्व, यहाँ पर रिटर्न टू स्केल क्या बोल रहा है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, जो भी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स है वो आपके बेनिफिट्स में, याद आ रहा है कुछ, मतलब इंटरनल मतलब जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स है, एक्सटर्नल मतलब जो जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, नेचुरल कंडीशंस हो गए, एनवायरमेंट हो गया, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो गया, दुनिया के हालात हो गए। और मिनिमम पॉइंट के बाद क्या था बताइए, राइज हो रहा था एलएसी, बराबर है, मतलब ये जो इकोनॉमीज थी काय में तब्दील हो गई, डिस इकोनॉमीज में, है ना। तो इतना तो क्लियर है आपको। तो इनिशियली गिरता है फिर बढ़ता है, यू शेप कर्व है। बिजनेसमैन कौन सा चूज करेगा, एल शेप कर्व। मैंने आपको बताया कि ये है वैसे यू शेप, बट बिजनेसमैन तो यहीं तक जाएगा ना लॉन्ग रन में, इट इज कॉल्ड एल शेप। सही है, यहां तक समझा आपको, पक्का। तो प्लांट मतलब क्या होगा, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करने का तरीका, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन। तो कौन सा प्लांट चूज करोगे आप पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ बेटा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, फिर आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट का नाम है बच्चे रेवेन्यू। कंसेप्ट का नाम क्या है मेरे बच्चों, रेवेन्यू। रेवेन्यू का बहुत इजी मतलब होता है आपने कितने रुपए में अपना कितना सामान बेचा, मतलब कितने रुपए पे आपने कितना सामान बेचा, उससे आपका टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स आपकी पता चल जाएगी। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा बेटा, आपने टोटल कितना रेवेन्यू कमाया कितनी क्वांटिटी पर, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग ना ध्यान देना, अगर आपने 10 रुपए का आपका टोटल रेवेन्यू है और आपकी क्वांटिटी 10 है, तो आपका आपने हर क्वांटिटी पर कितना कमाया, 1 रुपए। तो इसलिए बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइस, कि इतने रुपए तो आपको कमाने ही कमाने हैं कम से कम, 1 रुपए। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। एमआर क्या होता है बेटा, टी आर एन माइनस टी आर एन एथ माइनस वन। नए वाले टोटल रेवेन्यू को पुराने वाले टोटल रेवेन्यू से क्या करना है बच्चों, माइनस। ये एक तरीका हो जाता है। और दूसरा क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ये भी एक फॉर्मूला भूलना नहीं है आपको। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। मैं फटाफट खत्म कर देता हूँ। और ये आप लोगों के रिलेशनशिप्स वाला पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, कंपल्सरी दिखेगा आपको। क्या है रिलेशनशिप, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, है ना। हाँ देखो क्या लिखा है उसमें, मैं पूरा आपको कंसेप्टली समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू है, इसके बारे में लिखा है इक्वल्स टू ई माइनस वन अपॉन ई, ई माइनस वन अपॉन ई। ये आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। समझते हैं क्या है, बोलते हैं ई का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी। बोलता है जब ई वन होगा तो एम आर जीरो होगा। अब वन का मतलब होता है बेटा जितने से, बोलो यहाँ पर वन का मतलब क्या होगा, हम लिख लेंगे यहाँ पर, वन का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या होता है बेटा यूनिटरी का मतलब, यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों सेम आएंगे, चाहे बढ़ रहे हो कम हो रहे हो, बट दोनों परसेंटेज में सेम आएंगे। तो जब ई इक्वल्स टू वन होगा तो उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, जीरो, है ना। ना आप उससे कम बेचोगे ना आप उससे ज्यादा बेचोगे। एम अब वो जीरो क्यों होगा, क्या होगा, मैं समझाता हूँ आपको धीरे से। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो एम आर पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा पैसे कमाने की गुंजाइश है यहाँ पर। और लेस देन वन है मतलब एम आर नेगेटिव है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लॉजिकली समझो, मेरी पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। मुझे बताओ, जब आप मार्केट में जाते हो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए या सामान बेचने के लिए, तो मान लेते हैं आपने अपने प्राइस को, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, जस्ट गिविंग एग्जांपल। कहाँ गया, ऐसा आ जा भाई, ये देख, अज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि आपने प्राइस, एम आर, ए आर और टी आर, है ना, और आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट, आपने कोई सामान 10 रुपए का बेचा, एक क्वांटिटी। तो अभी आपका एम आर भी 10 आएगा, आपका ए आर भी 10 आएगा और आपका टी आर भी 10 आएगा। यहां तक तो सबको क्लियर है, यस सर। अब आपको अपने सामान को ज्यादा बेचना है, आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो सेल्स बढ़ाने के लिए लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, उसके लिए आपको अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा कि सामान ज्यादा लोग खरीदें। तो मान लीजिए आपने अपने प्राइस को 9 रुपए कर दिया,
अब क्वांटिटी 2 हो गई, आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 18, है ना। अब मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, नए वाले टोटल रेवेन्यू को पुराने वाले से क्या करना है माइनस, तो कितना आ जाएगा ये आज। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, जो भी टोटल रेवेन्यू है डिवाइडेड बाय बोलो यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा 9, दिख रहा है। अब आपने प्राइस को और कम किया जस्ट टू शो कि इंक्रीज इन डिमांड होगा, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड आ जाएगा। क्वांटिटी बढ़ गई मान लेते हैं 8 इंटू 3, है ना, पी इंटू क्वांटिटी सोल्ड, टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 24। एवरेज रेवेन्यू बोलो 24/3 कितना आ जाएगा, कम ऑन गाइस 8। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6। इससे एक चीज क्लियर हो रही है, आप गौर करना, मेरी पूरी बात सुनना। देखो ये सब पहले इक्वल थे, अब इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। ये पहले 1 का डिफरेंस था, अब 2 का डिफरेंस है, आगे और डिफरेंस बढ़ेगा किसका, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पर, क्योंकि आपको तो पता है ना टीआर इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल एमआर। यहां तक क्लियर है, मतलब एमआर 0 हो सकता है, यस सर एमआर 0 होगा, और 0 जाते जाते इनके बीच का गैप भी बढ़ रहा है। एवरेज रेवेन्यू कभी 0 नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। मेरी पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना। देखो ये गैप बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रहा है, देख रहे हो प्राइस कम करने पर, और मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो रहा है धीरे 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 धीरे, वरना मार्जिनल रेवेन्यू 0 भी हो जाएगा और निगेटिव भी हो सकता है। मेरी पूरी बात सुनना। और जो आपका टोटल रेवेन्यू है, कौन सा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, वो आपका बढ़ रहा है कौन से रेट पर, बोलो बेटा डिमिनिशिंग रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर, और फिर आगे जाके वो कम होने लगेगा। अब इस फॉर्मूले को समझो आप, जब कोई भी बिजनेसमैन लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल करेगा, तो टी आर इंक्रीज बट डिमिनिशिंग रेट, आपने गौर किया टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट था उसका, उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू उसका 0 हो गया था, और एवरेज रेवेन्यू अपने मिड पॉइंट पे था, हाफ वे पे था। जैसे जैसे हम प्राइस कम करके सेल्स को बढ़ा रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का गैप भी बढ़ रहा है, देखो आप बढ़ रहा है गैप, क्लियर है। दूसरी बात, मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट के पहले क्या है पॉजिटिव, इस पॉइंट के बाद क्या है नेगेटिव, ये भूलना मत आप लोग, समझा। जब ये पॉजिटिव है तो ए आर भी पॉजिटिव है और टी आर बढ़ रहा है, जब ये 0 हुआ तो टी आर क्या हो गया अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, ए आर अपने हाफ वे पॉइंट पर है, और जब ये नेगेटिव हो गया तो ए आर स्टार्ट, बोलो मेरे बच्चों स्टार्ट, मतलब स्टार्ट मतलब वो तो ऑलरेडी गिर रहा है, और टी आर स्टार्ट डिमिनिशिंग, टी आर स्टार्ट डिमिनिशिंग। तो जो आप लोगों ऊपर लिखा था ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो अगर एम आर पॉजिटिव है बोलो बच्चों, तो ज्यादा चांस है कि आपकी डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा प्राइस, तो आप प्राइस कम करके सेल्स को बढ़ा सकते हो, तो क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10% भी प्राइस कम किया तो चांस है कि 20% आपकी डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा इलास्टिसिटी के चांसेस है, ज्यादा डिमांड बढ़ने के चांसेस है। मगर कब, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 नहीं हुआ है, अगर वो नेगेटिव हो गया मतलब 0 से भी आगे निकल गया, तो क्या हो जाएगा, फिर आप ज्यादा भी प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ने वाली नहीं है ना। इससे क्या होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो आ जाता है लेस देन 1, क्या आ जाता है। और एम आर 0 कब हो रहा है, अपन ने क्या पढ़े, जब टी आर मैक्सिमम है। तो इसमें आप क्या करो, ना कम करो ना ज्यादा करो, जितनी है उतनी रहने दो, तो इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, क्या बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। यहां तक क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फॉर्मूला आएगा ही आएगा, आपको इलास्टिसिटी निकालने बोलेगा रेवेन्यू कंसेप्ट से, ये फॉर्मूला लगा के निकाल देना। अरे बोलो यार, तो 1 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, यूनिटरी इलास्टिक। 1 का मतलब क्या बताया था, यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, प्राइस में छोटा चेंज, डिमांड में बड़ा चेंज, तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा आएगा ना आपके पास में। और ऐसा कब होगा, जब एमआर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, क्या अज्यूम करोगे, एमआर यहां पर है कहीं, अभी तक 0 को टच नहीं किया है। और जब एमआर 0 को टच कर लेता है तो बोलो बच्चों टोटल रेवेन्यू अपने कौन से पॉइंट पर रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पर। सही है ना, यहां तक तो क्लियर है। कौन सा कंसेप्ट है, लॉ ऑफ डिमांड। जब आप अपने मार्केट में जाके एज ए सेलर डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते प्राइस कम करके। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इतना समझ गया आप लोगों को, इसको मैं कॉस्ट वाले कंसेप्ट से जोड़ूंगा, फिलहाल नहीं, फिलहाल अभी मैं इसका रिलेशनशिप आपको बता दूं जो मैंने डायग्राम बनाया है। बोलो टीआर बढ़ रहा है, कारण क्या है, क्योंकि एमआर उस वक्त पॉजिटिव है, गिर रहा है बट पॉजिटिव है। टीआर मैक्सिमम में है, डायग्राम बनाया, एमआर 0 हो चुका है, 1 होता है यहाँ पर, P इक्वल्स टू 1, यहाँ पर E इज ग्रेटर देन 1, ज्यादा चांस है डिमांड बढ़ने के। और जब टीआर डिक्रीज हो रहा है, एमआर नेगेटिव हो चुका है, या वाइस वर्सा, एमआर नेगेटिव हो गया इसलिए टीआर डिक्रीज हो रहा है, तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, आप चाह के भी ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ा पाएंगे। इससे एक चीज क्लियर हो रही है, आपने एक चीज देखा मेरे बच्चे, मेरा डायग्राम, एवरेज रेवेन्यू भी गिर रहा है, मार्जिनल भी गिर रहा है, बट दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो क्या लिखा है, दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा तेजी से हो रहा है, दिख रहा है।
ए आर थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा स्टीप है। एम आर जीरो भी हो रहा है, एम आर निगेटिव भी हो रहा है, ए आर कभी भी एक्स एक्स से नीचे नहीं जाएगा। और जहां पर एम आर जीरो है वहां ए आर कहां पर है बताइए बच्चों? ए आर कर्व विल बी वन। वन का मतलब क्या होगा? मतलब यूनिटरी इलास्टिक। आपने जितना भी प्राइस चेंज किया, डिमांड उतनी ही चेंज होने वाली है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसको हम लोग मिड वे भी बोलते हैं, वो अपने मिड पॉइंट पर है। इस पे एक नया क्वेश्चन तो आएगा, डायग्राम्स भी बना के दिखा दिया आपको मैंने बहुत सारे। अभी यहां तक समझा आप लोगों को? इतना मैं इसको कॉस्ट से जोड़ के बताऊंगा ना वो क्या है। यहां तक समझा? सुनना मेरी पूरी बात। मैं आपको इसको बहुत बढ़िया डायग्राम बना के दिखाता हूँ, पूरी क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। अपन ने कॉस्ट कर्व पढ़े है ना? मैं कहाँ बनाऊं डायग्राम? यहाँ पर बनाता हूँ। जस्ट देखो ये बना ही हुआ है ना, यहाँ भी देखो, क्वांटिटी ए आर इक्वल्स टू प्राइस। ये प्राइस ही है ना आपका, 20 रुपए 18 रुपए, और इतना ही आप कमा भी रहे हो पर यूनिट पर। तो देखो एम आर जीरो भी हो गया, दिख रहा है, निगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया। टी आर बढ़ रहा है बट कौन से रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पर। तो डायग्राम में आपके सामने बना देता हूँ मेरे बच्चों। तीनों पहले इक्वल थे तो अज्यूम कर लेते हैं 22 थे वो लोग। ये टी आर है, ये एम आर है, और ये ए आर है। जब एम आर जीरो होगा, टी आर अपने काय पे रहेगा? हाईएस्ट पॉइंट पर, और रहेगा अपने मिड पॉइंट पर, मतलब वन पर। तो इस अब क्या होता है, इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं, कि इससे ना कम ना इससे ज्यादा। क्लियर है? ये नेगेटिव है। इलास्टिसिटी क्या हो जाती है यहाँ पर? लेस देन वन। अब चाह के भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ा सकते। ये पॉइंट के पहले क्या रहती है? ग्रेटर देन वन। आप थोड़ा भी प्राइस कम करोगे, डिमांड बढ़ेगी आपकी, अच्छी खासी बढ़ेगी, अच्छा खासा रेवेन्यू ऑन करोगे आप। ठीक है? ये डायग्राम। अब मेरी पूरी बात सुनना, मैं कुछ बना रहा हूँ, इसी में रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करके हम एक डायग्राम बनाएंगे। किसको बनाएंगे बेटा? रेवेन्यू और कॉस्ट, क्योंकि वही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। लाइन मत बोलना। अगर एम आर पॉजिटिव है तो टी आर तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर एम आर जीरो है तो टी आर अपने मैक्सिमम पे, अब गुंजाइश नहीं है आगे बढ़ने की, मतलब जहां है वहीं रहो। वन, ए आर इक्वल्स टू वन रहता है यहाँ पर, ना इसको कम करो ना ज्यादा करो। और जब एम आर क्या में आ गया है? निगेटिव में, तो टी आर भी क्या होने लगता है? डिमिनिश। तो आप चाह के भी बहुत ज्यादा सामान नहीं बेच पाएंगे। हाँ मैं डायग्राम पे आ रहा था, मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ। कहाँ बनाऊं? एक रुक जाओ, फिर खत्म हो जाएगा मेरा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ बनाता हूँ। ये सब मैंने जो सेपरेट डायग्राम बनाया ना, आप भी बना लेना, आपको हेल्प होगी बहुत ज्यादा। लास्ट है रिवेन्यू कंसेप्ट है बच्चों। यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, और ये ना बच्चे टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं। फिलहाल अभी ध्यान मत दो, इधर फोकस करो। और ये होता है आपका बच्चे मार्जिनल कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ये मार्जिनल और एम आर और एमसी यहाँ पर क्या होगा? इक्वल। यहाँ पर भी कट किया इसने ए आर को। मेरी पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना। इनको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का, ये जो पोर्शन है यहाँ पर एम सी इज लेस देन एम आर है, मतलब कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज्यादा है? बिल्कुल सर। इस पॉइंट पर क्या हो गया है? एम सी इज इक्वल टू एम आर हो गया है। अरे बोलो यार। और इस पॉइंट के बाद तो क्या हो गया है? बोलो एम सी इज, बोलो कमॉन, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर। मेरी पूरी बात सुनना, देखो क्या बोल रहा है, मैं लिख के दिखाता हूँ। तो बोल क्या रहा है सुनना। हाँ देख क्या लिखा है। अ फर्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल इफ, बोलो बेटा क्या लिखा है? आपको सब कुछ बना लेना चाहिए एज ए प्रोड्यूसर, एज ए बिजनेसमैन। अगर आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू, बोलो, या तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल है, कमॉन बेटा, या ग्रेटर देन। तो आप बना लो ना, पैसे तो कमा ही रहे हो आप, आपका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो बेच डालो, बना डालो। तो क्या लिखा है देख, या तो बोल बच्चा इक्वल है या एक्सेस है, मतलब इक्वल है या ग्रेटर देन है ना? टीवीसी के बाजू में और क्या लिखा है? टी है ना, बोलो। यानी आप उतने प्राइस पर बेचोगे कम से कम आपका, बोलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, है ना? पी का मतलब क्या होता है? ए आर। क्या होना चाहिए आपका? ए आर शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू, बोलो बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? दिख रहा है? ये दोनों अगर इक्वल है तो अब जो नुकसान है आपको, ये तो रिकवर हो रहा है,
अब जो नुकसान है वो सिर्फ किसका होगा, फिक्स कॉस्ट का होगा, क्योंकि वेरिएबल तो रिकवर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर? यस सर क्लियर। तो मतलब फर्म चाहे तो अपने प्रॉफिट्स, बोलो आप सुनना मेरी पूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब आपको प्रॉफिटेबल मतलब पैसा बनाना है आपको, तो वो कब होगा, जब ये सिचुएशन आएगी, आप ज्यादा सामान बेच पाओगे। सही है। व्हेन एमआर इज ग्रेटर देन एमसी, इसमें आप आउटपुट को कम करोगे। डायग्राम के थ्रू दिखाओ। देखो ये बनाया मैंने एमसी, यहां से लेके यहां तक आप ज्यादा सामान बेच पाओगे ना, क्योंकि यहां पर एमसी कम है और एमआर ज्यादा। ये एमआर है, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, तो ये आपका आउटपुट है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो देखो आपने आउटपुट को भी कम कर दिया। तो रेवेन्यू कॉस्ट कर्व को हमने साथ में मिला के पढ़ लिया। और ये रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हम प्राइस को कम करके डिमांड बढ़ा रहे हैं ना, मार्केट में हम जस्ट घुसे तो हमने लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल किया है। और एमआर और एमसी इक्वल होते हैं, एमसी किधर से कट करता है, बिलो से। बोलना मतलब बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ये जो मैंने आपको बताया ना एग्जैक्टली, देखो क्या लिखा था, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम इस सिचुएशन पे। अब इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे आप, क्योंकि इसके बाद तो अब क्या आने वाला है, बोलो। इसके बाद तो क्या होगा, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, तो आप फिर आपके प्रॉफिट कम होने लगेंगे ना। क्वेश्चन आ सकता है आपको, बिलो से कट करता है, बोलना नहीं, अब से नहीं करता है। और जब कट करता है, कट करने के पहले ये सिचुएशन रहती है, कट करने के बाद ये सिचुएशन रहती है, बोलना नहीं है। इसको हम लोग ना इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। क्लियर है? और जब वो कट करता है, तो कट करता है मतलब ऐसे कट करता है ना एमआर को, कौन सा स्लोप रहता है, पॉजिटिव स्लोप। ऊपर जा रहा मतलब कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव है ना, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? और ये जो एमआर और एआर है, इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्लोप ना। ये एमआर ये एआर कौन से स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया यहां तक? आप सुनना मेरी पूरी बात। अब इक्विलिब्रियम पे हो, दैट डजंट मीन यू आर अर्निंग सम प्रॉफिट। वो तो तब समझेगा जब आप इन दोनों की पोजीशन समझेंगे। एवरेज रेवेन्यू मतलब आपका प्राइस, और एवरेज कॉस्ट मतलब ए बी सी और ए एफ सी। जब ये दोनों रिकवर होंगे तब आप प्रॉफिट अर्न करोगे। अभी तो ऐसा है कि आप सामान तो एटलीस्ट बना के बेच सकते हो, इतनी कॉस्ट आपकी रिकवर हो रही है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। अब ये इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एसी, तो इसको कैसे बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज नोन एज प्राइस। अगर आपका प्राइस ज्यादा है आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ये बोलेंगे ना एसी को, तो फिर तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, जम के प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आप तो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे इसको, बोलो बच्चे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर आप इक्वल हो, मतलब आपका जितना प्राइस है आपका उतना एएफसी है और आपका उतना एबीसी है, यानी टोटल क्या हो जाएगा, एसी, है ना। तो आप कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब सिर्फ आपका खर्चा और रिकवरी हो रहा है ना। और अगर आप इससे भी कम हो गए हो, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्राइस ए आर मतलब प्राइस इज लेस देन ए सी, तो फिर तो धंधा पानी बंद कर देना चाहिए। तो इसमें बोल रहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, शट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका लॉजिक बताता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर कोई इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मतलब आपको एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा। व्हाट इज दैट मीन, अकाउंटिंग लॉसेस और इकोनॉमिक लॉसेस। मेरे खुद के खर्चे रिकवर नहीं हो रहे, बट एक्सटर्नल कॉस्ट को मैं रिकवर कर रहा हूँ। एक्सटर्नल मतलब कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट। सिर्फ इम्प्लिसिट रिकवर नहीं हो रहा। और एक और लॉजिक इसके पीछे कि अगर ये इससे कम है तो हो सकता है ये एटलीस्ट इसके इक्वल हो, फिर तो आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो ना, है ना। क्लियर? इसका मतलब क्या हो रहा है, आप अपना वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर रहे हो, अपने अंदर के खर्चे शायद रिकवर नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे पूछेगा, भूलना मत। इसी को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। टी इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। भाई आप हर पेन पे कितना कमा रहे हो, तो जितना कमा रहे हो वही मेरा प्राइस होगा, यही तो लॉजिक होगा ना। उतने पे मैं सामान एटलीस्ट बेचूंगा। क्लियर? इस पॉइंट पर आप इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा कब कमा रहे थे आप, जब ये सिचुएशन थी। ये दोनों जब इक्वल हो गए तो मैक्सिमाइजेशन, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद तो कम होगा, बोलना मत। ठीक है, क्लियर? बेटा ये जो आज पढ़ाया हूं इसमें क्वेश्चन आएंगे, और मैंने डायग्राम बहुत सारे बनाए हो, आप भी बनाना। मैंने बहुत ये बताया, मैंने जब मार्केट में घुसता है ना आदमी, लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करता है तो इस तरीके की सिचुएशंस आती है।
प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग, आपको समझेगा तो। मैंने ये यानी आज जो पढ़ाया हो, अभी जो वीडियो में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी आने वाले हैं। और ये आप देख के आएंगे, करके आएंगे, जो मैंने लिखा हूं सब लिख के आएंगे, एग्जाम में आपको हेल्प होगा। और कल मैं नया चैप्टर चालू करूंगा बेटा, ठीक है? इसे कंप्लीट करें। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और प्यार करें मुझे। बाय।